आज हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति क्या होता है। देखो, हरित नाम से पता चल रहा है जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, पौधे के लिए, बेसिकली फसलों के लिए जो क्रांति हुई वो क्या कहलाएगी? हरित क्रांति। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति, हरित क्रांति। अच्छा, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया जी? इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गॉड ने किया। विलियम गॉड ने किया। किस शब्द का प्रयोग? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में किया। ठीक है, तो विलियम गॉड ने क्या किया? हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया। वो तो हरित क्रांति नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अमेरिका के वैज्ञानिक विलियम गॉड। अब क्या होता है हरित क्रांति, जरा इसको हम लोग समझते हैं। किसी देश में कृषि उत्पादन का एक निश्चित समय में तीव्र गति से वृद्धि होना। अगर किसी देश में फसल का उत्पादन तेज गति से बढ़ रहा है, वहां क्या हो गया? फसल को लेकर क्रांति हुआ। समझे कि नहीं? तो हरित क्रांति में क्या किया गया? फसलों के उत्पादन को बढ़ाया गया। तो हरित क्रांति मतलब किसी देश में फसल का उत्पादन बढ़ना। किसी देश में फसल का उत्पादन बढ़ना क्या कहलाएगा? हरित क्रांति। ठीक है। अच्छा, हरित क्रांति का जनक कौन है? उसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। इसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1960 के दशक में 1960 में इन्होंने गेहूं की संकर प्रजाति को विकसित किया था। संकर का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड। आपको पता है, एक घटिया किस्म का पौधा को अगर अच्छा किस्म के पौधों के साथ क्रॉस करवाया जाए तो एक अलग तरह के पौधों का जन्म होता है। उसको बोलते हैं हाइब्रिड, संकर प्रजाति। संकर मतलब जिसमें दोनों का गुण रहता है, दोनों के मिलने से बनते हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया? 1960 के दशक में गेहूं की संकर प्रजाति को विकसित किया। अलग अलग टाइप के गेहूं का प्रजाति लेकर आया। अच्छा जी, जिसके लिए इन्हें कृषि क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। बात समझ में आया? तो अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप क्या कहिएगा? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति किसने लेकर आया? भारत में हरित क्रांति लाने का काम कौन करता है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति कब हुआ था? 1967 से 1968 के समय। 1967 से 1968 के समय कहां पर हरित क्रांति हुआ? भारत में। भारत में हरित क्रांति 1967 से 68। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। भारत सरकार ने इन्हें 9 फरवरी 2024 को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया? भारत रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया। बात क्लियर है? तो भारत रत्न का पुरस्कार इनको मिला। तो आपसे पूछेगा विश्व में हरित क्रांति का जनक? विलियम गॉड। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का मतलब फसलों के उत्पादन में वृद्धि होना। किसके उत्पादन में? फसलों के उत्पादन में वृद्धि होना, है कि नहीं? चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। चलो ध्यान से देखो, है ना। अब देखो HYV क्या होता है? HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। HYV किसके लिए होता है? सीड के लिए। सीड मतलब बीज के लिए। हरित क्रांति में सोचो फसल का उत्पादन बढ़ा, तो भाई साहब फसल का उत्पादन कब बढ़ेगा? जब हम अच्छा गुणवत्ता वाला बीज लगाएंगे, बढ़िया क्वालिटी वाला बीज लगाएंगे। हम बीज वही पुराना जमाना का लगाएंगे तो क्या फसल का उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं। हरित क्रांति में HYV सीड का इस्तेमाल किया गया। HYV सीड का मतलब क्या होता है? HYV सीड का मतलब क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटी, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज, अच्छी गुणवत्ता वाला बढ़िया क्वालिटी वाला बीज का इस्तेमाल किया गया। किसमें? हरित क्रांति में, जिसकी वजह से फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, हरित क्रांति का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है जी? सोचो जब हरित क्रांति हुआ देश में, जब फसल का उत्पादन बढ़ा तो कैसे बढ़ा होगा? अच्छा काम, क्या क्या काम हुआ होगा?
तो पॉजिटिव इफेक्ट में सबसे पहला है खाद्यान्नों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि। आपको नहीं लगता कि हरित क्रांति की वजह से खाद्यान्न में कोई दिक्कत नहीं आएगा? खाद्यान्न मतलब खाने वाला अनाज, खाने वाला अनाज। हरित क्रांति में कौन से फसल का उत्पादन तेज गति से बढ़ा? तो गेहूं। किस फसल को उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। लेकिन सबसे ज्यादा क्या बढ़ा? गेहूं। सबसे ज्यादा क्या बढ़ा? गेहूं। तो हरित क्रांति में आप देख रहे हैं खाद्यान्न फसलों का उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। खाने वाला फसल का उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, आधुनिक तकनीक का प्रयोग, सोचो उत्पादन कब बढ़ेगा? हरित क्रांति में आखिर ऐसा हुआ क्या होगा कि उत्पादन बढ़ गया? बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। आपको पता है पुराने जमाने में अलग अलग तरीका से सिंचाई होता था। जैसे राहत प्रणाली, उसमें ना एगो बैल घूमता है और उसके वजह से कुइयां में बहुत सारा बाल्टी लगा हुआ रहता है। बाल्टी नीचे जाता है, पानी को लेता है, ऊपर लेकर आ जाता है। राहत प्रणाली। समझे कि नहीं? उसके बाद खेतों का जुताई करने के लिए बैल को लगा दिया, हल लगा के, अब बस खेत का जुताई कर रहा है ना। आज देखो ट्रैक्टर से हो रहा है खेतों का जुताई। फसल को काटने के लिए महिलाएं एकदम हंसिया लेके निकल गई, है ना, और उससे फसल को काट रही है। समझे? आज हार्वेस्टिंग मशीन है फसलों को कटाई करने के लिए, बीज से भूसा अलग करने के लिए अलग मशीन है, थ्रेसिंग मशीन आज के समय में। लेकिन पहले एकदम झाड़ देता था, हाँ, और उसके ऊपर में कभी जानवर को चला देता था, उससे बीज से भूसा अलग किया जाता था। समझे कि नहीं? तो पहले सारा का सारा काम मैनुअल होता था। आज के समय में सारा का सारा काम क्या है? टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो गया, तकनीक का ऊपर बेस्ड हो गया। तो हरित क्रांति में फसल का उत्पादन क्यों हुआ? क्योंकि हरित क्रांति यानी कि भारत में जब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा तो फसल का उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़वे करेगा। अब क्या हुआ? कीटनाशक और रासायनिक खाद का प्रयोग। कीट जो होता है ना फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सोचो हरित क्रांति के समय भारत में फसल का उत्पादन बढ़ रहा था, इसका मतलब किसान किसका इस्तेमाल कर रहे थे? कीटों को मारने के लिए कीटनाशक और केमिकल का भी इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक, ये तो बढ़िया बात है ना जी, कीटनाशक को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, हद से ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो खराब हो जाएगा। हद से ज्यादा कोई भी चीज सही नहीं होता। समझे कि नहीं? सिंचाई की व्यवस्था, हरित क्रांति में बढ़िया से सिंचाई का व्यवस्था किया गया। अभी नहीं बोले तकनीक का इस्तेमाल करके पंप सेट एकदम लगा दिए, ले पानी 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 आ गया खेत में, बढ़िया से नहर वगैरह बना दिए अच्छा से ताकि खेत में पानी आ जाए। तो सिंचाई का व्यवस्था को क्या किया गया? अच्छा किया गया। तो हरित क्रांति का पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? बढ़िया बात क्या है? हरित क्रांति में क्या क्या अच्छा अच्छा चीज हुआ? सबसे पहला, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। दूसरा, तकनीक का इस्तेमाल हुआ। तीसरा, कीटनाशक का प्रयोग हुआ। और चौथा, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हुई कि नहीं? अब देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। फायदा तो आपको पता चल गया, नुकसान क्या हुआ? नुकसान में सबसे पहला, भूमि या मृदा की उर्वरता में कमी। आपको नहीं लगता है हरित क्रांति के वजह से मिट्टी का उपजाऊपन घट गया होगा? अब बोले कैसे घट गया होगा? सोचो जब खेतों में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया होगा फसल को बढ़ाने के लिए, शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से मिट्टी का उपजाऊपन घट जाएगा। मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है ना, जो कि मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सुनो, आपका हल्का सा तबीयत खराब हो गया, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, डॉक्टर साहब ने दवाई दिया, आप खाएं, ठीक हो गए। जब भी हल्का फुल्का तबीयत खराब हो जाता है आप दवाई खाने लगते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो दवाई आपके बॉडी में काम ही नहीं करेगा। आप इतना ज्यादा दवाई खा चुके हैं कि वो पावर वाला दवाई काम ही नहीं करेगा। तो क्या होगा? तो उसी बीमारी के लिए आपको ज्यादा पावर वाला दवाई खाना पड़ेगा। ज्यादा पावर वाला दवाई खाते रहिएगा, खाते रहिएगा, खाते रहिएगा, वो भी काम नहीं करेगा, फिर उससे भी ज्यादा पावर वाला दवाई खाना पड़ेगा। तो उसके बाद दवाई खा खा के शरीर हो जाएगा आपका खोखला। क्या हो जाएगा? खोखला। उसी तरह करके मिट्टी में अगर हम केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं तो शुरुआत में तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन हद से ज्यादा केमिकल का छिड़काव करने से मिट्टी में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो कि मिट्टी को फायदा पहुंचाते हैं, वो उस केमिकल से क्या हो गए?
मर गए, नष्ट हो गए, है कि नहीं। मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ा कि घटा, घट गया। कब? जब बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल हुआ तब। और आपको पता है ये जो बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है, ये आप कीटों को मारने के लिए जो डीडीटी का इस्तेमाल करते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जब इसका इस्तेमाल करते तो क्या होता है, जैसे मान लो कि कीट को मारना है, पौधा में कीट लग गया और आप पूरा केमिकल वाला कीटनाशक छिड़क दिए, उससे क्या हुआ, वो केमिकल वाला जो कीटनाशक था वो पौधा के जड़ में भी तो जाएगा। जड़ से कहां जाएगा, उसका फल फूल में जाएगा, उसका फल फूल से कहां जाएगा, हमारे शरीर में आएगा, और हमारे शरीर से हमारा शरीर को नुकसान पहुंचेगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं कीटनाशक का इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, प्रभाव। इसलिए बोला जाता है खेतों में खाद डालिए, कीटनाशक डालिए, लेकिन वो जैविक खाद और कीटनाशक होना चाहिए। जैविक खाद और कीटनाशक दो टाइप का होता है, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब अगर आप जानवरों के मल मूत्र से खाद तैयार कर रहे हैं, गोबर से, सड़ा गला पेड़ पौधा का अंश से, तो वो कहलाएगा जैविक। लेकिन अगर आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, लैब में केमिकल तैयार किए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, अजैविक। अजैविक नुकसानदायक है, अजैविक क्या है, नुकसानदायक। जैविक ठीक ठाक है, जैविक ठीक ठाक है। तीसरा, भूमि जल का प्रदूषण। सोचो बहुत ज्यादा अगर मिट्टी में नाइट्रेट का इस्तेमाल कर दिया जाए, नाइट्रेट क्या करता है, पौधा के लिए नाइट्रेट चाहिए, आपको पता है ना, बाद में आपको बताएंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, मिट्टी कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करती है। हवा में तो नाइट्रोजन है, लेकिन पेड़ पौधा हवा के नाइट्रोजन को नहीं लेती, वो मिट्टी से नाइट्रेट लेती है, और नाइट्रेट लेके प्रोटीन बनाती है। देखो नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण के लिए होता है, किसके निर्माण के लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। पौधा को नाइट्रेट चाहिए, यानी नाइट्रोजन चाहिए, वो कहां से लेता है, मिट्टी से लेता है। लेकिन बहुत ज्यादा मिट्टी में नाइट्रेट दे दीजिएगा तो वो नाइट्रेट क्या होगा, वो नाइट्रेट भूमिगत पानी से, यानी कि जमीन के अंदर जो जल है, नाइट्रेट क्या होगा, जमीन के अंदर जो जल है उससे भूमिगत जल में चला जाएगा। यानी कि आप नाइट्रेट छिड़क दिए, बारिश शुरू हुआ और नाइट्रेट एकदम घुल घाल के नीचे चल गया, जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, जहां से कुइयां का पानी निकालते हैं, चापाकल का पानी निकालते हैं, वहां पर ये नाइट्रेट चला गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि जमीन के अंदर का पानी को ये गंदा कर दिया। प्रति लीटर, 1 लीटर में अगर 25 मिलीग्राम नाइट्रोजन हो जाए तो समझ लीजिए कि वो पानी गंदा हो गया है, और उससे हमें गंभीर रोग हो सकता है, कैंसर जैसा बीमारी भी हो सकता है। बात समझ में आया। अधिकतर बीमारी पेट संबंधित होता है, पेट जो है ना वही बीमारियों का जड़ हो जाता है। अब पानी बीमारी का सबसे बड़ा सोर्स है, गंदा पानी पीने से, केमिकल वाला पानी पीने से, है ना, क्या हो जाता है, बीमार। तो बीमारियों का घर कब हो जाएगा, जब पानी में, प्रति लीटर पानी में 25 मिलीग्राम क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। अच्छा, जैव विविधता और फसलों की आनुवांशिक विविधता में हानि। जब हरित क्रांति हुआ तो 2 फसल का उत्पादन बढ़ गया, कौन कौन, गेहूं और चावल। लेकिन इसके अलावा कुछ फसल का उत्पादन घट भी गया। जब आप खेतों में खाली गेहूं और चावल का खेती कीजिएगा तो घटेगा क्या चीज, घट गया दाल, इसका उत्पादन घट गया, दाल का उत्पादन घट गया, मोटा अनाज का उत्पादन घट गया, है ना। तो कुछ कुछ फसल नष्ट हो गए, खत्म हो गए। अब कुछ ऐसे भी फसल थे जो देसी थे। आप सोचो, आप ज्यादा से ज्यादा फसल उगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, बढ़िया किस्म का पौधा लगा दिए। लेकिन जो देसी पौधा था, जो हमारे देश में पहले से चला रहा था, वो पौधा को कोई खेती करेगा, देसी पौधा तो कम अनाज देगा ना, उसका काहे खेती करेगा। तो आदमी बढ़िया बढ़िया पौधा का खेती करने लगा, देसी पौधा को छोड़ दिया, उससे क्या हो गया, वो खत्म, वो प्रजाति क्या हो गया, खत्म। बात समझ में आया। हरित क्रांति के वजह से कुछ फसल का उत्पादन बढ़ा, लेकिन कुछ फसल गायब भी हो गया, कुछ फसल गायब हो गया। जैसे देसी फसल, मोटा अनाज, बहुत सारा क्या हो गया, गायब, उसका खेती ही नहीं चल रहा है, तो बचा ही नहीं। अब क्या हुआ, भूमिगत जल के स्तर में कमी। हरित क्रांति में क्या किया गया, सिंचाई किया गया ना, जमीन के अंदर से पानी खींच खांच के एकदम खेतों में डाल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जमीन का जो पानी है, वो अंडरग्राउंड वाटर है, वो और नीचे नहीं जाएगा, अंडरग्राउंड नीचे, अंडरग्राउंड पानी और नीचे चल गया, भूमिगत जल और नीचे चला गया, इससे जमीन एकदम सूख गई।
आज अगर जमीन में पानी है और आप एकदम जमीन का पानी को चूस लिए, पूरा निकाल लिए, तो जमीन के अंदर का पानी बचा? नहीं बचा। जमीन हो गया, सूख गया और जमीन बन जाएगा बंजर। क्या बन जाएगा? बंजर। तो ज्यादा भूमिगत जल का दोहन नहीं करना चाहिए। बात समझ में आया? ज्यादा कुइयां और हैंडपंप का पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जमीन के अंदर पानी रहने देना चाहिए, है ना। और क्या हुआ जी? मिट्टी का क्षरण। सोचो बढ़िया खेती करने के लिए क्या किया जाएगा? जंगलों को काट दिया जाएगा, तब तो खेती करेंगे। और जंगलों को काट देंगे तो क्या होगा? मिट्टी भी कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हरित क्रांति के वजह से नुकसान क्या हुआ? मिट्टी का क्षरण भी हुआ। क्षरण मतलब मिट्टी का कटना, मिट्टी का कटना, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? रसायनों का अत्यधिक प्रयोग। जो हमारे देश में अप्रशिक्षित कृषि मजदूर हैं, देखो हरित क्रांति में नुकसान क्या है? केमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना भी नुकसान है। अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल क्यों होने लगा? आपको पता है, जब भी मिट्टी में केमिकल वगैरह का छिड़काव करते हैं, खाद उद देते हैं, सबसे पहले मिट्टी का जांच करवाते हैं लैब में। मिट्टी का जांच होता है, उस जांच के बाद पता चलता है कि अच्छा आप धान की खेती करना चाहते हैं, इस मिट्टी में आपको ये इतना देना पड़ेगा। गेहूं को खेती करना चाहते हैं, ये चीज इतना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया आप? मिट्टी का जांच करवाए ना। लेकिन अगर सोचो बिना मिट्टी का जांच कराए किसान मजदूर अगर खेतों में अपना मन से रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने लगे, तो क्या वो खेतों के लिए नुकसानदायक है कि नहीं है? है। अत्यधिक रासायनिक खादों का इस्तेमाल कौन करेगा? जो अप्रशिक्षित कृषि मजदूर होगा, अनट्रेंड एग्रीकल्चरल लेबर। ऐसा लेबर जिसको ट्रेनिंग नहीं मिला, अपना मन से खेती करना शुरू कर दिया, तो गलती तो करबे करेगा। अब क्या है? सुपोषण। आपको पता है कभी कभी खेतों में, जैसे एग्जांपल सुनो, ये आपका खेत है और इस खेत में रासायनिक खाद है, केमिकल से खाद है, खेत में उर्वरक है। क्या है? उर्वरक। ध्यान से देखना, बादल से पानी बरसा, क्या हुआ? ये उर्वरक इस पानी के साथ बहते हुए तालाब में चला गया। कहाँ चला गया? तालाब में। अब हमको बताओ, इस खेत का उर्वरक तालाब में गया कि नहीं गया? गया। तालाब में उर्वरक बढ़ गया, जिसकी वजह से तालाब के ऊपर पता है क्या होगा? हरा हरा टाइप का एल्गी आ जाएगा, शैवाल आ जाएगा। आप देखेंगे कभी कभी कोई तालाब होता है पूरा हरा हरा एकदम भर जाता है तालाब में, वो क्या है? एल्गी है। क्या है? एल्गी, शैवाल है। इसी चीज को पता है क्या बोलते हैं? एल्गी ब्लूम। क्या बोलते हैं? जब एल्गी ब्लूम हो जाएगा तो नुकसान किसको होगा? अंदर में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जलीय जीव हैं, उनको नुकसान होगा। नहीं होगा? हाँ, कैसे? देखो, एक तो कि पूरा ऊपर से एल्गी है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? उससे कम हो जाएगी। इसको ऑक्सीजन का मात्रा जब कम हो जाता है ना जल में, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। जीव जंतुओं को अंदर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, नुकसान तो होबे करेगा। हाँ, एक्वेटिक एनिमल पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को ले लेता है। पानी में नहीं है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल में उपस्थित ऑक्सीजन को कौन लेता है? जलीय जीव। कौन लेता है? जलीय जीव। बात समझ में आया? एल्गी ब्लूम क्या होता है? जो तालाब में पूरा एकदम हरा हरा टाइप का एल्गी छा जाता है, उसे क्या कहते हैं? एल्गी ब्लूम।